जोड़ीदार। सज्जापुर नाम के गांव में सोमू दामू नाम के दो जोड़ीदार रहा करते थे। वो बोरियां उठाने का काम करते थे कि इतना मिलजुल के रहते थे कि लाए हुए खाने के डब्बे भी बांट कूट के खाते थे। वैसे बोरियां उठा के थकने के बाद आके वो एक पेड़ के पास बैठकर लाए खाने को निकाल कर तब सोमू, दामू ये सब्जी ले, बहुत अच्छी है कहकर सोमू ने आधा सब्जी दामू को दिया। तब दामू, सोमू ये चटनी ले, बहुत अच्छी है कहकर दामू ने आधा चटनी सोमू को दिया। बाद में दोनों अच्छा है कहकर खाना खाने लगे। ये सब काम पे आए लोग देखते रहे। उसके साथ राजू ने भी देखा। वो दोनों ऐसे घुल मिल कर रहना राजू को बिल्कुल पसंद नहीं था। कैसे भी इन दोनों को अलग करना है सोचा। एक दिन राजू अकेले रहा सोमू के पास आके, कितने दिन से ऐसे बोरियां उठाकर मजदूरी करोगे, कोई खुद का काम क्यों नहीं शुरू करते, कहा। राजू ने सोमू के दिमाग में खुद का काम का एक बी बोया। उसी दिन सोमू दामू से मिलके जब ये बात बताई, दामू भी सोचने लगा। 2 दिन तक इसके बारे में ठीक से सोचकर कुछ ना कुछ करना होगा सोचकर दोनों ने एक एक भैंस खरीदा। ये जानकर राजू एक दूध का दुकान भी खोला और सोमू दामू उसको ही दूध बेचने लगे। राजू को उनके तरफ से मुनाफा आने के बावजूद दोनों साथ रहना उसे पसंद नहीं था। कैसे भी दोनों को अलग करके और कमाने के लिए सोचा। सोमू दामू एक ही जगह पे उनके गौशाला के पास अपने भैंस को बांध रहे हैं पता लगाकर उनसे पहले नींद से जागकर चुपचाप जाकर दूध निकालता था। इन सब चीजों से अनजान सोमू दामू दूध कहाँ गायब हो रहे सोचकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इसको बहाना बनाकर राजू ने सोमू के ऊपर दामू को और दामू के ऊपर सोमू को शक आने जैसा बात किया। थोड़ा थोड़ा सोमू दामू एक दूसरे के ऊपर शक खाने लगे, गाली गलौज करना भी शुरू कर दिए। आखिर बात जाके गांव का मुनीब राजा बाबू के पास पहुंचा। तब सोमू, अगर वो मांगता तो मेरा भैंस भी उसे दे देता, तू मांगता तो मैं नहीं देता क्या, इतनी छोटी सी चीज के लिए हमें धोखा दिया, कहकर दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। ये सब गौर किया राजा बाबू को, चोर तो ये दोनों नहीं है, वो बात उसको साफ हो गई। उसके बाद इस विषय के बारे में मैं फैसला करूंगा कहकर दोनों को भेज दिया। उस रात राजा बाबू चुपचाप जाकर भैंस को निकालकर वहां पे गधों को रखा। इस बात से अनजान राजू सीधा गौशाला में भैंस को बांधे जगह पे गया। हमेशा के जैसा दूध निकालने के लिए तैयार होके दूध निकालने गया तो गधे अपने टांगों से राजू को खूब पीटे। चोट खाया राजू बाप रे कहकर चिल्लाए। उसकी चीख सुनकर गांव वाले सभी भागते हुए वहां पे आए। उनके साथ सोमू दामू राजा बाबू भी आए। नीचे गिरा रोता हुआ राजू को देखकर आखिर चोर वो राजू था ये बात सबको मालूम पड़ गया। गांव वालों को राजा बाबू ने सब कुछ बता दिया। सोमू दामू का अनाड़ीपन का फायदा उठाया ये बात साबित हो गई। बाद में सोमू दामू फिर से अच्छे जोड़ीदार बन गए। जायंट वाटरमेलन स्विमिंग पूल। सुंदरनगर गांव में 3 मित्र रहते थे। तीनों बड़े घनिष्ठ मित्र थे। उनमें से विजय अमीर माँ बाप का बेटा रहता है, दूसरा सुंदर एक सुतार का लड़का रहता है और बिरजू एक लोहार का लड़का रहता है। तीनों भी कोई काम करते तो मिलजुल कर ही करते, जैसे कि घूमना और खाना पीना। हंसी मजाक भी उनमें बहुत चलता है। एक दिन तीनों मित्र गांव के चौराहे पर मिलते हैं। सुंदर कहता है, अरे विजय और बिरजू, इस बार की गर्मी तो बड़ी ही तेज है। हाँ सही कहा, मैं तो पसीना पसीना हो गया हूँ। अरे इतनी भी गर्मी नहीं है। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने घर के आंगन में एक स्विमिंग पूल बनाया है, जहाँ मैं रोज तैरकर अपनी गर्मी को भगा देता हूँ। अरे वाह विजय, क्या बात है, जरा हमें भी दिखाओ अपना स्विमिंग पूल। हाँ, चलो मेरे साथ, हम सब मिलकर तैरते हैं और मजे करते हैं। तीनों विजय के घर जाते हैं और स्विमिंग पूल में तैरने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में विजय स्विमिंग पूल से बाहर आता है। वो थोड़ा मजाक करने की मूड में होता है। वो चुपके से पानी में खुजली वाला पाउडर डाल देता है। थोड़ी ही देर में सुंदर और बिरजू को खुजली होने लगती है। सुंदर और बिरजू एक साथ खुजाते हुए कहते हैं, अरे विजय, ये तुमने क्या डाला पानी में, हमें बहुत खुजली हो रही है मित्र। विजय जोर जोर से हंसता है और कहता है, क्यों, मजा आ रहा है ना स्विमिंग पूल में।
उसकी हंसी देखकर सुंदर उसे कहता है, ये कैसा मजाक है विजय? हाँ विजय, ये एक मजाक की बात नहीं है। इसकी वजह से हम दोनों जख्मी हो सकते हैं। अरे तुम दोनों क्यों इतना नाराज हो रहे हो? मैंने तो बस मजाक किया है। ये लो सादा पानी, इससे नहा लो, तुम्हारी खुजली चली जाएगी। विजय दोनों को पानी देता है और वे दोनों उस पानी से नहाकर वहां से गुस्से से चले जाते हैं। जाते जाते उन दोनों को एक खिलौने की दुकान दिखती है। सुंदर की नजर उस दुकान में रखे हुए वाटरमेलन खिलौने पर जाती है। उसे देखकर सुंदर को एक आइडिया आता है। वो बिरजू से कहता है, अरे बिरजू, ये देखो वाटरमेलन का खिलौना। क्यों ना हम ऐसा ही स्विमिंग पूल बनाए? वो तो ठीक है, लेकिन वाटरमेलन जैसा बड़ा स्विमिंग पूल कैसे बनाएंगे? अरे कोई बड़ी बात नहीं, मैं एक सुतार का लड़का हूँ। लकड़ियों को वाटरमेलन का आकार देकर जायंट वाटरमेलन बना लूंगा और तुम उसमें चढ़ने के लिए एक लोहे की सीढ़ी बना लेना। क्यों, क्या कहते हो? अरे वाह, तूने तो मुझे भी बड़ी अच्छी तरह से काम में लाया। दोनों मिलकर काम पर लग जाते हैं। वो लोग उस स्विमिंग पूल को एक वाटरमेलन के जैसे ही पेंट कर देते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि एक जायंट वाटरमेलन रखा हुआ है। दोनों मिलकर उसमें कुएं का ठंडा ठंडा पानी भरते हैं और ठंडे ठंडे स्विमिंग पूल में तैरकर मजे करने लगते हैं। ये बात विजय को पता चलती है। वो उन दोनों के पास आता है और कहता है, अरे सुनो सुंदर और बिरजू, तुम दोनों ने तो मुझसे दोस्ती ही तोड़ दी। मेरे एक छोटे से मजाक की इतनी बड़ी सजा दे दी। मुझे माफ करो मेरे दोस्तों, और मुझे भी अपने साथ ले लो। ये सुनकर दोनों भी विजय को माफ करते हैं और विजय से फिर इस तरह का घिनौना मजाक ना करने की कसम लेते हैं और फिर तीनों मिलकर जायंट वाटरमेलन स्विमिंग पूल में तैरने का आनंद लेते हैं। मैजिकल लायन। पेद्दापुर नाम के गांव में पुष्कर नाम का बकरियों का व्यापारी रहा करता था। उसके पास बहुत सारे काम वाले काम किया करते थे। पुष्कर पैदाइशी खानदानी और अमीर था। काम करने वालों को बड़े प्यार से वो देखभाल करता था। किसी को कोई तकलीफ भी अगर आए तो पुष्कर उनकी तकलीफें दूर करता था। पुष्कर के पास गोपी नाम का एक नौकर काम किया करता था। गोपी बहुत चतुर, बलशाली और वफादार था। वो पुष्कर के बकरियों को देखभाल करता था। बकरियों को हर साल बेचकर मुनाफे में जो पैसा आता है वो पैसे में से थोड़ा पैसा गरीबों में बांटता था। काम वाले सभी बहुत खुशी खुशी उसके पास काम करते थे। एक दिन सभी काम वाले कुछ इस तरह बात कर रहे हैं, हमारा मालिक बहुत अच्छा इंसान है, वो हमें बच्चों के जैसे संभाल रहे हैं। हाँ है, हमारा मालिक जुग जुग जिए, बोलकर बातें करने लगे। कुछ साल बाद पुष्कर की बकरियां एक एक करके गायब होने लगे। पुष्कर वो गौर करके, क्यों रे गोपी, हमारे बकरियां कम क्यों हो रहे हैं? क्या बात है, वही मुझे समझ नहीं आ रहा है। साहब, शाम को घर पे जाते समय गिनती ठीक रहती है, सुबह होते ही देखते हैं गायब हो रहे हैं। थोड़ा सोचकर, ठीक है तो फिर आज रात तू यही बकरियों के पास पहरा कर। ठीक है साहब। उस रात बकरीशाला के पास जंगल से एक शेर बकरियों के पास आते ही बकरियां डर के मारे चिल्लाने लगे। उनकी चीख सुनकर सोया हुआ गोपी अचानक जाग गया। देखा तो एक शेर आकर एक बकरी को मुंह में दबोचकर जंगल में भाग गया। इस विषय के बारे में गौर किया। गोपी अपने मालिक पुष्कर के पास जाकर घटी सारी बातें बताया। पुष्कर तब बहुत परेशान हुआ। उस शेर से बकरियों को कैसे बचाना होगा सोचते हुए रहा। कुछ दिनों के बाद गोपी को एक उपाय सूझा। उस विषय के बारे में पुष्कर को बताया। साहब, आप एक शेर का खिलौना तैयार करवाइए। कहा तो पुष्कर, क्यों रे, कहकर आश्चर्य से पूछा। मैं उस शेर के खिलौने को पहनूंगा और उन बकरियों का पहरा दूंगा। तू पहनेगा? पर वो बहुत खतरा है। कुछ नहीं साहब, मैं सब देख लूंगा। उस शेर को डराकर और कभी यहाँ नहीं आए जैसा करूंगा। ऐसे करने से ही हमारी बकरियां जिंदा रहेंगे साहब। ठीक है गोपी, तो मैं एक मशीनरी शेर को बनाता हूँ, कहकर वो चला गया। उस मशीनरी शेर को पहनकर गोपी उन बकरियों को पहरा दिया। उतने में असली शेर वहां पे आया। वहां पहरा दिया मशीनरी शेर को देखकर जोर से गरजाया। उस मशीनरी शेर में रहा गोपी उससे ज्यादा जोर से गरजाने की वजह से असली शेर डर गया। मशीनरी शेर असली शेर से बड़ा होने के कारण असली शेर डर कर भाग गया। गोपी का उपाय ठीक से काम किया सोचकर वो खुश हुआ और पुष्कर को जाके सब कुछ बताया। शाबाश गोपी,
तुम्हारा उपाय बहुत खूब है। उसकी वजह से मैं और सारे काम वाले खुश हैं। तुम्हें आज से मैं इन काम वालों का हेड बनाऊंगा, कहकर कुछ पैसे उसे इनाम के तौर पे दिए। वो शेर फिर से कभी बकरियों के पास नहीं आया। पुष्कर को अपने व्यापार में तरक्की हुई।